तो दोस्तों आज शुरू करने जा रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो आपकी यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में प्रथम जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था? तो पहली जानकारी चार्ल्स मर्सन नामक अंग्रेज ने दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं, तो यहाँ की गलियां चौड़ी और सीधी हुआ करती थीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किन नदियों के किनारे पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के खंडहर रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी के किनारे पाए जाते हैं। इन दोनों ही स्थलों की खोज से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था और रावी नदी के किनारे था। दूसरा खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे चित्रात्मक लिपि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर आपका चन्हुदड़ो है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है आपका विशाल अन्नागार। नेक्स्ट है आपका विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो से। और अगला क्वेश्चन है आपका, विशाल स्नानागार के साथ साथ एक और पूछा जाता है कांसे की नर्तकी। तो कांसे की नर्तकी किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो कांसे की नर्तकी भी मोहनजोदड़ो से मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह लोथल था, जो गुजरात में है, भोगमा नदी के किनारे पे है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। जो नदियों के द्वारा नई मिट्टी लाई जाती थी उसमें कृषि बहुत ज़्यादा होती थी और ज़्यादा होने के कारण उस कृषि को वो व्यापार के रूप में भी बेचा करते थे। इससे जो उनकी मुख्य ताकत थी अर्थव्यवस्था की वो कृषि थी। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता के लोग सामाजिक पद्धति उनकी उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही साथ किस देवता की उपासना करते थे? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मातृ देवी के साथ साथ वे पशुपति शिव की उपासना करते थे। पशुपति शिव की मुद्रा मोहनजोदड़ो से मिली है और इसके चारों तरफ कुछ पशु हैं, जैसे हाथी, गैंडा, भैंसा, बाघ और आसन के पास 2 हिरण हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर बने होते थे पक्की ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता की एक नगरीय सभ्यता है। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किसने किया था? तो कपास का उत्पादन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। हड़प्पा की सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक एवं कांस्य युगीन। आद्य ऐतिहासिक और कांस्य युगीन थी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना एवं पहला शहर था हड़प्पा, जो रावी नदी के किनारे खोजा गया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों के अध्ययन से अफवाह तंत्र का निर्माण भारत में सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अफवाह तंत्र का प्रयोग किया था। नदियों को नदियों से जोड़ना, नदियों को सागरों से जोड़ना और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करना, ये अफवाह तंत्र कहलाता है। इसका निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में कौन सा टीला दुर्गीकृत होता था? तो आप सभी जानते हैं कि 2 टीले पाए जाते थे, एक पूर्वी होता था और दूसरा पश्चिमी होता था। इनमें हमेशा जो पश्चिमी टीला था वो दुर्गीकृत होता था। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो वो है स्टुअर्ट पिगॉट। स्टुअर्ट पिगॉट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की 2 जुड़वा राजधानी कहा है। नेक्स्ट आपका, कब्रिस्तान R37 के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कब्रिस्तान R37 के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं और इसके दक्षिण में एक और कब्रिस्तान मिला है जिसे एच कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार को किसने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है? तो सर जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। विशाल स्नानागार के किस दिशा में सीढ़ियाँ हैं? तो विशाल स्नानागार के उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ हैं। हड़प्पा के किस स्थल को मृतकों का टीला या स्तूप टीला कहा जाता है? तो हड़प्पा के मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला एवं स्तूप टीला का नाम दिया गया है।
सीपी से बना पैमाना कहाँ से मिला है? तो सीपी से बना पैमाना मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को सिंधु का बाग कहा जाता है? तो सिंधु का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग के साथ साथ सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले अन्नों में से था? वो था जौ और यव। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। इसके बाद लोहा धातु का प्रयोग किया गया था। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वो मैक्स मूलर था, जो जर्मनी का विद्वान था। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु को आर्यों की प्राचीनतम बस्ती माना जाता है। कौन सा जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? वो थी समिति। समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के 3 मंडल से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है मुंडकोपनिषद से। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? वो गार्गी थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य के रुम्मनदई स्तंभ में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में जानकारी मिलती है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य गणराज्य से संबंधित थे और उनके पिता शुद्धोदन शाक्यों के राजा थे। तो बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से होता है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो थी वो राजगृह में आयोजित की गई थी अजात शत्रु के समय 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है आपका 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्षवर्धन के समय हुआ था। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है या ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। भगवान बुद्ध ने स्त्रियां और शूद्र को भी मुक्ति के लिए प्रेरित किया, कहा उनका भी मुक्ति हो सकती है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। ये उनका पहला प्रवचन था। इसी कारण बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध काल में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है? तो वो पाली में की गई। किस लिपि में? पाली भाषा में। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो पाली भाषा में रचे गए थे। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक बौद्धों के पवित्र ग्रंथ हैं। इनमें विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो बुल का जो संबंध है वो उनके जन्म की घटना से आधारित है, उससे संबंधित है। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नालंदा में की गई थी। नालंदा में की गई थी, नालंदा बिहार में। और इसकी स्थापना की थी गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा। बुद्ध को प्रबोध प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी मल्लगढ़ राज्य में कुशीनगर में। भारतीय इतिहास के युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। उनका जो क्रम था ब्राह्मणों से ऊपर माना जाता था। महावीर कौन थे? महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी
जाना जाता है। ये अयोध्या के राजा थे। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण पावापुरी में प्राप्त किया, जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और इसके राजा थे सृष्टिपाल उस समय। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो जैन साधु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए और वहाँ जाके उन्होंने सल्लेखना के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला में कर्नाटक है, जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन केंद्र स्थित है। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। और उस समय जिस समय चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात हुआ, उस समय भारत में महायान संप्रदाय के मानने वाले महाराज कनिष्क का शासन था। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको माना जाता है? तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेयनाथ को माना जाता है। वे कौन से? मैत्रेयनाथ। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मदभाणों के साथ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लौह का। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। वह राज्य था मगध। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पीच, जिसे झेलम का युद्ध और बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें सिकंदर की जीत हुई थी। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो वो शासक थे पोरस। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे, जो पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाला शासक कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में, जहाँ पहले सुसीम को भेजा गया था, फिर बाद में अशोक ने जाकर के वहाँ शांति स्थापित की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? श्रवणबेलगोला में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग के युद्ध से, जिसका विवरण 13वें शिलालेख में दिया गया है। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी? इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो जो ग्रीस का राजदूत था यूनान का, उसका नाम था मेगास्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो वह बौद्ध साधु था उपगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो जो चाणक्य थे विष्णुगुप्त चाणक्य, तक्षशिला से संबंधित थे और वो चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला में ही लेके गए थे, जहां उन्हें शिक्षा दी थी शस्त्र और शास्त्र की। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक और कलिंग राजा के बीच, जिसमें कलिंग की पराजय हुई और उसमें बहुत ज़्यादा जनहानि हुई थी। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव दिखाई देता है 13वें शिलालेख में, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है, जो एक राजनीति की पुस्तक है। इसमें 15 अधिकरण हैं और इसकी बाद में खोज की गई थी शाम शास्त्री के द्वारा। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो वो हैं अशोक मौर्य। अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है भारत में। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक मौर्य के द्वारा। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया,
जिसमें मोंगलीपुत्र तिस्स अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो अंतिम मौर्य सम्राट को मारने के बाद शुंग वंश का स्थापना की गई थी पुष्यमित्र शुंग के बाद। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो वह विद्यालय है गांधार कला। कुषाण काल में गांधार कला शैली का विकास हुआ था और ये कुषाण शासक कंस के प्रभाव से हुआ था, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया था। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें, क्योंकि आपको ये कैसा लगा। और अगर आपको ये आपके लिए लाभप्रद है, आपको इसमें मदद मिलती है, तो कमेंट करें और आगे का पार्ट भी मैं इसे तुरंत ही अपलोड करूँगा। थैंक यू दोस्तों।